हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बायो सब्जेक्ट के अंदर मैं आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और उस हेडिंग का नाम है बच्चों मिलर का प्रयोग। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मिलर का प्रयोग बहुत ही प्रचलित प्रयोग है और आज हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। मिलर का प्रयोग। यूरे और मिलर नामक साइंटिस्ट ने, जैसा कि आपको पता है कि इन दोनों साइंटिस्टों ने रासायनिक विकास जल के अंदर कैसे हुआ उससे संबंधित कुछ प्रमाण प्रस्तुत किया था और वही प्रमाण मिलर के प्रयोग के नाम से बच्चों जाना जाता है। तो आज हम लोग मिलर का प्रयोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए बच्चों, मिलर का प्रयोग समझने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले ये सोचो कि मिलर का प्रयोग किससे संबंध रखता है। मिलर का प्रयोग बच्चों रासायनिक विकास से संबंधित है। यह प्रयोग बच्चों रासायनिक विकास से संबंध रखता है। अब हम लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि रासायनिक विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ। तो इसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि रासायनिक विकास के कई क्रम बच्चों थे। इस विकास के अंदर सबसे पहले परमाणविक अवस्था बनी थी बच्चों। महासागर में सबसे पहले परमाणविक अवस्था बनी, उसके बाद आणविक अवस्था बना, उसके बाद बच्चों प्रथम कार्बनिक यौगिक बना, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। उसके बाद बच्चों सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सरल कार्बनिक यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों? जटिल कार्बनिक यौगिक बनता है। क्या बनता है? जटिल कार्बनिक यौगिक बनता है। तो सरल कार्बनिक यौगिक आपस में मिलकर बच्चों जटिल कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। यह जानकारी रासायनिक विकास के माध्यम से प्राप्त हुई। इसी को प्रमाणित करने के लिए यूरे और मिलर नामक साइंटिस्ट ने मिलकर एक प्रयोग प्रस्तुत किया जो कि आपके बीच में बच्चों मिलर के प्रयोग के नाम से प्रचलित है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मिलर के प्रयोग से संबंधित कुछ बातों पर फोकस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और दो तरह से महत्वपूर्ण है। यह प्रयोग आप अपने प्रायोगिक चार्ट पर भी बना सकते हैं बच्चों और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो मिलर का प्रयोग आता है वहां भी लिख सकते हैं। तो दोनों केस में यह प्रयोग बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले इसका चित्र देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों जानते हो मिलर ने क्या किया था? मिलर ने एक गोलाकार पेदी वाला फ्लास्क लिया। चित्र की तरफ आप सभी लोग ध्यान देंगे क्योंकि चित्र बनाने में आप लोगों को कठिनाइयां होती हैं या हो रही हैं।
तो उसी को दूर करने के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि चित्र आपके सामने बनाया जाए, कैसे बन रहा है उस पर फोकस करिए। तो ये एक गोलाकार पेदी वाला फ्लास्क है बच्चों, और इस गोलाकार पेदी वाले फ्लास्क में मिलर ने, जानते हो, 3 प्रकार का कंपाउंड लिया। मिलर ने यहाँ 3 प्रकार का कंपाउंड लिया बच्चों। और वो 3 प्रकार के कंपाउंड कौन कौन से थे? एक तो था आपका अमोनिया, जो कि मॉलिक्यूल्स रूप में है। मान लो ये आपका मीथेन है, CH4, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। ये है बच्चों अमोनिया, NH3, और ये है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इस तरह से मिलर ने एक बड़े से गोलाकार फ्लास्क में मीथेन, जो कि प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, महासागर में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है बच्चों? महासागर में बनने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक मीथेन है, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में आता है। इसी मीथेन का प्रयोग मिलर ने अपने प्रयोग के अंदर किया है। साथ में आणविक अवस्था में आपको पता है बच्चों, अमोनिया बना था और वाटर बना था। क्या क्या बना था बच्चों? अमोनिया और वाटर बना था। हाइड्रोजन गैस बनी थी। ये सब मॉलिक्यूल्स के रूप में यहाँ पर बने थे। तो कुल मिलाकर मिलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक मीथेन का प्रयोग किया और आणविक अवस्था में इन दोनों का प्रयोग किया। इन 3 पदार्थों को उन्होंने फ्लास्क के अंदर रख दिया। उसके बाद इसमें एक टंगस्टन के फिलामेंट द्वारा इसके अंदर के टेम्परेचर को बढ़ाना प्रारंभ किया बच्चों। ये मान लीजिए टंगस्टन का फिलामेंट है। तो टंगस्टन से बने हुए फिलामेंट द्वारा इस फ्लास्क के अंदर बच्चों टेम्परेचर मिलर द्वारा दिया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसके माध्यम से इस फ्लास्क के अंदर स्पार्किंग कराई गई, और इस स्पार्किंग के कारण जब इनके बीच स्पार्किंग हुई बच्चों, तो इससे इनके अंदर का जो टेम्परेचर था ना, वो लगभग कितना हो गया जानते हो? 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ का हो गया बच्चों। 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इस फ्लास्क के अंदर मिलर ने रखा। फिर आगे क्या हुआ? ऊपर की तरफ से वाटर को वाष्प के रूप में लाया गया बच्चों। एक इस तरह से कांच की बनी हुई नली से इनको जोड़ा गया है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ये नली आकर एक बॉयलर से जुड़ गई है, और ये जो बॉयलर है बच्चों, इसमें पानी अर्थात जल को रखकर उबाला गया था। तो मिलर ने दूसरे साइड में एक बॉयलर लिया है, और इस बॉयलर में जल रखा है। क्या लिया बच्चों? बॉयलर, एक फ्लास्क नुमा यंत्र है, और इसी पात्र के अंदर इन्होंने थोड़ी मात्रा में वाटर रख दिया, ये जल है, और इसको नीचे से हीट किया जा रहा है। इसमें स्प्रिट लैंप नीचे से लगा दिया जाता है बच्चों, और स्प्रिट लैंप की सहायता से इनको हीट किया गया है। समझ रहे हैं? स्प्रिट लैंप की सहायता से इनको हीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित जो जल है
वो वाष्पन क्रिया के द्वारा वाष्प रूप में बदल रहा है और वाष्प रूप में बदलकर ये इस दिशा में इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वाष्प रूपी जल है बच्चों, वाष्प रूपी जल। अब ये वाष्प रूपी जो जल है बच्चों, वह इस तरीके से इस रास्ते से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ये आ गया यहाँ पर। वाष्प रूपी जल इस बॉयलर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, वाष्प रूपी जल कहाँ गया बच्चों? इस बड़े से गोलाकार फ्लास्क के अंदर वाष्प रूपी जल आ गया। अब जब ये जल इस फ्लास्क के अंदर आया तो संघनित होकर इसने क्या किया बच्चों जानते हो? इन तीनों के आपस में अवक्रिया करने से, जब ये तीनों ने आपस में अवक्रिया किया बच्चों, तो इन तीनों के आपस में अवक्रिया करने से क्या बना है? जरा देखिए, इन तीनों के अवक्रिया करने से क्या बनना चाहिए? सरल कार्बनिक यौगिक बनना चाहिए बच्चों। तो सरल कार्बनिक यौगिक ही बना, ऐसा मिलर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया है। ठीक है, तो आइए अब नीचे की तरफ देखते हैं। तो क्या होगा कि ये जो जल है ना, ये इन तीनों के आपस में अवक्रिया करने से जो सरल कार्बनिक यौगिक बनते हैं उनको अपने साथ लेकर नीचे की तरफ आ रहा है। अब नीचे की तरफ का अगर चित्र देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार का है बच्चों। इस तरह से कुछ घुमावदार संरचना से ये रसायन गुजरता है और इस कारण से इसमें थोड़ा सा अवक्रिया के होने में समय भी लगता है। तो सरल कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक का निर्माण कुछ इस तरह से इस पात्र में हो जाता है। तो ये है आपके मिलर के प्रयोग का एक नामांकित चित्र। ठीक है, ये छोटा सा क्या है बच्चों? फ्लास्क है और इसी फ्लास्क में बच्चों सरल कार्बनिक पदार्थ आकर एकत्रित हो रहा है। जो सरल कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर बनेंगे बच्चों, ये सब आकर इसमें एकत्रित होगा और फ्लास्क के अंदर लाल रंग का विलयन जमा हो जाता है। लाल रंग का विलयन जमा हो जाता है बच्चों। तो मिलर ने जब लगभग 18 दिन बाद बच्चों, विशेष पॉइंट पे ध्यान दो कि 18 दिन बाद जब मिलर ने अपने लैब में आकर इस प्रयोग पर ध्यान दिया तो पता चला, 18 दिन बाद पता चला कि इस पात्र में एक लाल रंग का विलयन एकत्रित हो गया है। फिर यूरे और मिलर ने मिलकर इस विलयन की जांच किया और जांच में क्या पाया जानते हो बच्चों? जांच में ये पाया कि इस विलयन में सरल कार्बनिक यौगिक हैं। और कौन कौन से सरल कार्बनिक यौगिक इस विलयन में मिले थे बच्चों? इस विलयन में जो सरल कार्बनिक यौगिक मिले थे वो कौन कौन से थे जानते हो? जैसे कि अमीनो अम्ल था, इसी प्रकार कार्बनिक अम्ल था,
कुछ कार्बोहाइड्रेट भी थे मोनोनेचर के कार्बोहाइड्रेट। वसा अम्ल भी था। तो इस तरीके से बच्चों मिलर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया कि आणविक और प्रथम कार्बनिक यौगिक आपस में मिलकर सरल कार्बनिक यौगिक महासागर में बनाते हैं या बनाए थे, और यही सरल कार्बनिक यौगिक पुनः जटिल कार्बनिक यौगिक में बदल गया था। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, जब अमीनो अम्ल बनेगा ना बच्चों, तो ये कुछ दिनों बाद अपने जटिल रूप में बदल जाएगा। अर्थात बच्चों इसका जटिल रूप क्या है? प्रोटीन। कई अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट से कुछ विशेष तरह के पॉलीनेचर के कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, जैसे कि स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इसी प्रकार जो वसा अम्ल है बच्चों, ये वसा का निर्माण कर लेता है। अब ये जो मैंने अभी अभी लिखा है, ये सब क्या है? ये सब आपके जटिल कार्बनिक यौगिक है। और ये सब क्या है बच्चों? ये सब सरल कार्बनिक यौगिक है। ये सब सरल कार्बनिक यौगिक बने हैं और ये जटिल कार्बनिक यौगिक बने हैं। तो कुछ इस प्रकार से मिलर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि रासायनिक विकास इसी क्रम में हुआ है। सबसे पहले बच्चों परमाणविक अवस्था आई थी, उसके बाद आणविक अवस्था आई थी, परमाणविक के बाद आणविक, आणविक के बाद प्रथम कार्बनिक यौगिक, प्रथम कार्बनिक यौगिक के बाद सरल कार्बनिक यौगिक, और लास्ट में बच्चों जटिल कार्बनिक यौगिक वाली अवस्था आई थी। ये मिलर का प्रयोग है। इस मिलर के प्रयोग से संबंधित कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न किया जाता है बच्चों कि ये जो 3 यौगिक इन्होंने लिया था वो किस रेशियो में लिया था। तो अगर ये प्रश्न आता है तो आपको बच्चों ये उत्तर लिखना है, मीथेन, अमोनिया और नाइट्रोजन। बात हो रही है मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन किस रेशियो में लिया गया था मिलर द्वारा। तो आपको उत्तर में लिख के आना है बच्चों 2:1:2 के रूप में लिया था। ठीक है, क्या अनुपात मैंने बताया बच्चों? 2:1:2 के रूप में मिलर ने इन तीनों रसायनों का उपयोग अपने प्रयोग में किया था। दूसरा प्रश्न जो 1 नंबर में निकल के आता है बच्चों, वो ये कि मिलर ने अपने प्रयोग के समय कितना टेम्परेचर रखा था। तो टेम्परेचर से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर आए तो आपको उत्तर में बच्चों क्या लिखना है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन्होंने ये घटना कराई थी फ्लास्क के अंदर। ठीक है, और इतना टेम्परेचर इस गोलाकार फ्लास्क के अंदर, इस पात्र के अंदर उत्पन्न करने के लिए बच्चों मिलर ने लगभग, आपको पता होना चाहिए, 7500 लगभग 7500 वोल्ट का विभवांतर प्रदान किया था। तब जाकर इतने टेम्परेचर का वातावरण इस पात्र के अंदर उत्पन्न हुआ, और इसी टेम्परेचर के प्रभाव से ये सभी यौगिक और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सरल कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए, और अंत में ये सभी सरल कार्बनिक यौगिक जटिल कार्बनिक यौगिक में बदल गए। तो आज के इस हेडिंग के माध्यम से हम लोगों ने जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिया है, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था बच्चों? मिलर का प्रयोग। ठीक है,
तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप सभी लोग अपने चैनल को इसी प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि उन सभी को भी, वो आपके मित्र भी आपकी तरह इस चैनल का लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।